हेलो स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स के सैलरी हेड में इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको परक्विजिट्स या अनुलाभ या सुविधा के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। हम जानते हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वेतन के कई प्रकार होते हैं। कुछ बेसिक सैलरी, डी, अलाउंसेज, बोनस, फीस, कमीशन, विभिन्न तरह से सैलरियां दी जाती हैं और ली जाती हैं। तो हम इसको मोटे रूप से दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक मॉनेटरी, दूसरा नॉन मॉनेटरी। जो वेतन मुद्रा के रूप में मिलता है उसको मौद्रिक भुगतान कहते हैं, मौद्रिक वेतन कहते हैं। जो वेतन मुद्रा के रूप में न मिलके सुविधा के रूप में मिलता है उनको हम परक्विजिट्स कहते हैं या अनुलाभ कहते हैं। तो वेतन पैसे में या सुविधा के रूप में दिया जा सकता है। न केवल पैसे के रूप में दिए गए वेतन को हम कलेक्ट करते हैं टैक्सेशन के लिए, बल्कि परक्विजिट्स या अनुलाभों या सुविधा के रूप में प्राप्त किए गए वेतन को भी इनकम टैक्स के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार टैक्सेशन के लिए कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो आइए हम देखें कि ये परक्विजिट्स कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से इनका इवेल्युएशन किया जाएगा। सबसे पहले बात हम करें कि परक्विजिट्स पाने वाले कर्मचारी दो तरह से होते हैं। एक कर्मचारी वो होते हैं जो विशिष्ट कर्मचारी होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, और एक कर्मचारी का दूसरा ग्रुप होता है जो नॉट स्पेसिफिक कर्मचारी हैं, जो अविशिष्ट कर्मचारी हैं। अब विशिष्ट कर्मचारी कौन है, अविशिष्ट कर्मचारी कौन है, क्यों इनको दो ग्रुप में बांटा गया है? इनकम टैक्स एक्ट विभिन्न अनुलाभों को ये कहता है कि विशिष्ट कर्मचारियों की दशा में तो यह टैक्सेबल होंगे, लेकिन सामान्य कर्मचारियों की दशा में टैक्सेबल नहीं होंगे। अर्थात विशिष्ट कर्मचारियों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है और नॉट स्पेसिफिक कर्मचारियों को कम टैक्स देना पड़ता है। तो इसलिए हमने कर्मचारियों के दो ग्रुप बना लिए। एक जो एक्ट के प्रावधानों के अनुसार जिनको हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मान लें, और दूसरा जिनको स्पेसिफाइड एम्प्लॉयड न माने। तो अब ये कौन से कर्मचारी हैं जिनको हम स्पेसिफाइड या विशिष्ट कर्मचारी मान लेंगे? तो आपके सामने स्लाइड दिख रहा है कि कौन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा। तो ये आप देखिए, तीन कंडीशन है, तीनों में से कोई भी एक फॉलो कर दे तो हम मान लेंगे कि वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। पहला जो कंडीशन है वो है कि या तो वो कंपनी का डायरेक्टर हो, तो नेचुरली वो विशिष्ट कर्मचारी है, अथवा उसकी सैलरी हेड में टैक्सेबल इनकम 50,000 रुपये से अधिक हो। अब ये जो टैक्सेबल इनकम है सैलरी हेड का, इसमें किसी भी परक्विजिट्स का मूल्य शामिल नहीं होना चाहिए। अर्थात नॉन मॉनेटरी पेमेंट्स का कोई भी वैल्यू इसमें शामिल नहीं होगा। ऑल द मॉनेटरी पेमेंट्स जो टैक्सेबल हैं, जिसमें से डिस्काउंट्स घटा दिए गए हैं, और उसके बाद जो निकल के आए टैक्सेबल सैलरी हेड, वो 50,000 रुपये से अधिक होना चाहिए। और तीसरी बात कि वो एम्प्लॉई उस संस्था में सार्वजनिक हित न रखता हो, सस्टेनियल इंटरेस्ट न रखता हो। अब सस्टेनियल इंटरेस्ट क्या है? पार्टनरशिप एक्ट में भी आपने पढ़ा है। सस्टेनियल इंटरेस्ट वो होता है जब किसी एम्प्लॉई का या किसी भी व्यक्ति का किसी संस्था में सस्टेनियल इंटरेस्ट माना जाता है तब जब उसका उस संस्था में 20% शेयर होल्डिंग हो या 20% शेयर वोटिंग पावर हो। अर्थात उस संस्था का 1/5 का वो मालिक हो, तब माना जाता है कि वह व्यक्ति उस संस्था में सार्वजनिक हित रखता है। तो अगर वो कर्मचारी 50,000 से अधिक सैलरी पाता है, या वो डायरेक्टर है, या उसका कंपनी में सार्वजनिक हित है, तो माना जाएगा कि वो कर्मचारी विशिष्ट कर्मचारी है। और अगर ये तीनों कंडीशन में से नहीं है तो वो अविशिष्ट कर्मचारी है। तो परक्विजिट्स पाने वाले कर्मचारियों को दो वर्गों में बांट लिया गया है, विशिष्ट और गैर विशिष्ट। अब आइए देखते हैं कि ये जो परक्विजिट्स हैं वह किस तरह से
टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। में हम बात करें टाइप्स ऑफ परक्विजिट्स की, कि ये जो अनुलाभ हैं वो 3 प्रकार के कैटेगराइज किए गए हैं टैक्सेशन के दृष्टिकोण से। पहला जो कैटेगरी है वह है सभी कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल, टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉई। ये ग्रुप ए हो गया, चाहे विशिष्ट हो चाहे नहीं हो उनको टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा जो वर्ग है वह विशिष्ट कर्मचारियों की दशा में ही टैक्सेबल होगा। मतलब ग्रुप ए जो आपने देखा वो चाहे कर्मचारी विशिष्ट हो चाहे नहीं हो, ग्रुप ए की लिस्ट में जितने भी परक्विजिट्स होंगे वो सभी कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल होंगे। ग्रुप बी आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस लिस्ट में जितने परक्विजिट्स हैं वो सिर्फ विशिष्ट कर्मचारियों की दशा में ही टैक्सेबल होंगे। और एक तीसरा ग्रुप है जो सभी एम्प्लॉय के लिए टैक्स फ्री होता है, चाहे वो विशिष्ट हो चाहे नहीं हो। तो ये 3 कैटेगरी हो गई टाइप्स ऑफ परक्विजिट्स की। देखते हैं कि ये जो पहला ग्रुप था कि सबके लिए टैक्सेबल परक्विजिट्स वो कौन कौन से हैं। तो अगर बात करें तो सबसे नंबर 1 है किराए से मुक्त रहने का मकान, और इसी से मिलता जुलता दूसरा भी है रियायती किराए पर रहने का मकान। किराए से मुक्त रहने का मकान और रियायती किराए पर रहने के मकान दोनों का इवेल्युएशन लगभग समान ही है। बस डिफरेंस ये है कि अगर किराए से मुक्त रहने वाला मकान है और कर्मचारी को दिया गया है और कर्मचारी से उसके बदले कुछ पैसे 100 200 1000 जो भी वसूल लिए जाते हैं वो इसके वैल्यूएशन में से घटा दें, तो जो निकल के आएगा वो होगा रियायती किराया पर रहने का मकान। तो दोनों का वैल्यूएशन लगभग सेम तरीके से होता है। तो ये जो रेंट फ्री एकोमोडेशन है वो सबके लिए टैक्सेबल हो, चाहे विशिष्ट कर्मचारी हो चाहे अविशिष्ट कर्मचारी हो। अब रेंट फ्री एकोमोडेशन होता क्या है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए आवास दे सकता है। आप इसके पहले अलाउंसेज में देखे होंगे कि जब रहने का आवास नहीं देता तो क्या देता था, अलाउंसेज देता था। एचआरए पढ़े हैं आप। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वो एचआरए नहीं देता है बल्कि क्या दे देता है, फैसिलिटी दे देता है। तो वो सभी कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल होगा। अब बात आती है कि फिर इसका इवेल्युएशन कैसे करें। तो इसके इवेल्युएशन पे थोड़ा सा मैं डिस्कस यहाँ कर दे रहा हूँ, डिटेल अगली स्लाइड में बताऊंगा। कि रेंट फ्री अकोमोडेशन इंपॉर्टेंट भी है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे कैसे करें। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मकान रहने के लिए देता है तो उसका इवेल्युएशन करेंगे और जो इवेल्युएट होकर आएगा वो सभी कर्मचारी के लिए टैक्सेबल होगा। तो कैसे करें, हम ये देखेंगे कि क्या मकान सरकारी कर्मचारी, क्या जो एम्प्लॉई है वो सरकारी कर्मचारी है या फिर गैर सरकारी कर्मचारी है। अगर वो सरकारी कर्मचारी, दो कैटेगरी हो गई इसमें, रेंट फ्री एकोमोडेशन की फैसिलिटी के इवेल्युएशन के लिए दो कैटेगरी में हम बना लिए कर्मचारियों को, एक सरकारी कर्मचारियों के लिए और एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए कैसे इवेल्युएट करें, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए गवर्नमेंट जो रूल बता दे कि एक आवास में रहने का वैल्यू कितना है उतना ही अमाउंट मान लेंगे और उसमें जोड़ देंगे अगर वह मकान सुसज्जित दिया गया है। अर्थात मकान तो दिया ही गया है, फ्रिज कूलर फर्नीचर ये सब भी उसको दिया गया है, तो मकान के किराए के रूप में जो गवर्नमेंट निर्धारित कर दे वो मान लेंगे और प्लस उसमें ऐड कर देंगे जो उसको फर्निशिंग कास्ट आई है उसके मकान में जो लागत लगी है उसका 10% डेप्रिसिएशन मानते हुए वो इसमें ऐड कर देंगे। तो जो सरकारी कर्मचारी है अगर वह नॉन फर्निश्ड मकान पाया है तो सरकार जितना तय करे उतना मान लेंगे कि ये सुविधा का लाभ लिया है, और अगर वह फर्निश्ड मकान पाया है, सुसज्जित मकान पाया है, तो किराए के रूप में जो गवर्नमेंट निर्धारित कर दे वो प्लस फर्निशिंग कास्ट का 10% और इसके में जोड़ देंगे, तो जो निकल के आएगा वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यू होगा। अगर वो कंसेशनल रेंट पे रह रहा है, अर्थात वैल्यू आया मान लो 1 लाख रुपए सारे पे और उससे 5,000 रुपये किराया साल भर में लिया गया, तो इट मीन्स 95,000 रुपया उसने सुविधा का लाभ उठाया, 95,000 रुपये इनके आय में
रेंट फ्री एकोमोडेशन के रूप में जोड़ा जाएगा। आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि अगर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तब, प्राइवेट संस्था है तब, तो उसके लिए फिर हमको देखना होगा कि ये जो मकान है वह किस तरह के जनसंख्या वाले एरिया में इस्टेब्लिश है। अगर जहाँ वो एम्प्लाई रह रहा है वह 25 लाख या इससे ऊपर का एरिया वाला, जनसंख्या वाला एरिया वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पे वेतन का 15% सुविधा का मूल्य मानेंगे। लेकिन अगर वह एरिया 25 लाख से कम और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर क्षेत्र है, तो मकान सुविधा का मूल्यांकन वेतन का 10% मानेंगे। और अगर वो एरिया 10 लाख से कम जनसंख्या वाला है तो वेतन का 7.5% मानेंगे। प्राइवेट संस्था की दशा में अगर जो है संस्था ने मकान दिया है उनको रहने के लिए, संस्था का अपना मकान है, उन्होंने एम्प्लाई को दिया मकान रहने के लिए, तो 3 कैटेगरी में बांट लेंगे। ये देखेंगे कि वह आवास जो संस्था ने उसको प्रोवाइड कराया है खुद का, वह कितने पॉपुलेशन एरिया में इस्टेब्लिश है। अगर पॉपुलेशन एरिया 25 लाख से ज़्यादा है तो जो वो सैलरी पाएगा उसका 15% मान लेंगे सुविधा का मूल्य। अगर वो 25 लाख से कम और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले रेंज में है तो 10% मान लेंगे वेतन का, सुविधा का मूल्य मान लेंगे। जितना वो वेतन प्राप्त कर रहा है उसका 10%। और अगर वो 10 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में निवास कर रहा है तो प्राप्त की गई या ड्यू हुई सैलरी का 7.5%, मतलब 15%, 10% और 7.5% सैलरी का मकान फैसिलिटी का लाभ मानेंगे। लेकिन अगर यह मकान उसने एम्प्लॉयर ने खुद का बनवा के नहीं दिया है बल्कि वो खुद ही किराए पे लेके इनको दिया हुआ रहने के लिए, तब क्या करेंगे? तब एक्चुअल में जो किराया पेड कर रहा होगा वो अथवा सैलरी का 15% विच एवर इज लेस, दोनों में जो कम होगा वो मकान सुविधा का मूल्य माना जाएगा। अर्थात अगर एम्प्लॉयर किराए पे लेके आवास दिया है कर्मचारी को रहने के लिए तो एम्प्लॉयर द्वारा पेड किया गया किराया या एम्प्लॉई के वेतन का 15%, यहाँ पे जनसंख्या को ध्यान में नहीं रखना है, विच एवर इज लेस विल बी टैक्सेबल, वही इसका वैल्यू माना जाएगा और टैक्स चार्ज किया जाएगा। ये तो बात हो गई कि प्राइवेट संस्था जो है खुद के मकान को किराए पे देती है या किराए पे लेके मकान को खुद के मकान को एम्प्लाई को देती है रहने के लिए, या फिर किराए पे लेके मकान को आवास है तो कर्मचारी को देती है, दोनों का इवेल्युएशन। अब बाय द वे अगर ये फर्निश्ड मकान हो तो फिर वही रूल कि जितनी फर्निशिंग कास्ट है उसका 10% हम इसमें और ऐड कर लेंगे। और अगर कंसेशन पे दिया गया है तो फिर वही रूल कि अगर कर्मचारी से कुछ पैसे इसके बदले वसूल लिए जाते हैं तो उतने पैसे इस सुविधा में से घटा देंगे। तो इस तरह से रेंट फ्री एकोमोडेशन या कंसेशनल रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यूएशन हम कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लाई, गवर्नमेंट जो तय कर दे, प्लस फर्निशिंग कास्ट का 10%। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लाई देखेंगे कि वह खुद का मकान दिया है या फिर वो किराए पे लेके दिया है। अगर वो किराए पे लेके रहने के लिए दिया है तो एम्प्लॉयर द्वारा पेड किया गया किराया या फिर रहने वाले कर्मचारी के वेतन का 15%, विच एवर इज लेस, ये इस सुविधा का मूल्य मानेंगे। अगर खुद का मकान दिया है रहने के लिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को, तो ये देखेंगे कि वह मकान कितने पॉपुलेशन एरिया में सिचुएटेड है। अगर वो 25 लाख से अधिक पॉपुलेटेड एरिया में है आवास तो वेतन का 15%, किसके वेतन का? रहने वाले कर्मचारी के वेतन का 15%। अगर वह आवास 25 लाख से कम और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में सिचुएटेड है तो रहने वाले कर्मचारी के वेतन का 10% मकान सुविधा का मूल्य माना जाएगा। और अगर वह रहने वाला मकान 10 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में सिचुएटेड है तो वेतन का 7.5% ही इवेल्युएट किया जाएगा। और अगर फर्निश्ड
मकान दिया गया है तो फर्निशिंग कास्ट का 10% और इसमें जोड़ लेंगे डेप्रिसिएशन के रूप में। और इम्प्लायर अगर इम्प्लाई से कुछ पैसे वसूल लेता है तो उतना घटा देंगे, तो वो कंसेशन का वैल्यू पता चल जाएगा। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है रेंट फ्री एकोमोडेशन, ये आपने देखा, इसको मैंने डिटेल में भी समझाया। और आगे देखते हैं कि तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किसी भी ऐसे लाइबिलिटी जिसका पेमेंट इम्प्लाई को करना था, कर्मचारी को करना था, कर्मचारी द्वारा न करके उसके बिलों की प्रतिपूर्ति रिम्बर्समेंट इम्प्लायर कर दे, तो ऐसे सभी लाइबिलिटी जिनका रिम्बर्समेंट इम्प्लायर करता है, लाइबिलिटी इम्प्लाई की थी और पेमेंट इम्प्लायर करता है, वो सब के सब टैक्सेबल होंगे। तो अब अगर इसमें इसकी लिस्ट देखें तो आपके सामने है, कर्मचारी के होटल अथवा क्लब के निजी बिलों का भुगतान, कर्मचारी के किसी ऋण का भुगतान, लोन कर्मचारी ने लिया हो पेमेंट मालिक कर दे, खर्चे कर्मचारी के उसके नाम से बिल आया है पेमेंट मालिक कर दे, कर्मचारी के शिक्षा व्ययों का भुगतान, कर्मचारी के बच्चों का शिक्षा व्यय का भुगतान, बच्चे कहीं पढ़ रहे हो उनके नाम से फीस आई और पेमेंट वो कर दे, कर्मचारी के घरेलू नौकर का वेतन नियोक्ता द्वारा चुकाया जाना, अगर नौकर की नियुक्ति कर्मचारी ने की है मालिक ने नहीं किया है तो लाइबिलिटी कर्मचारी की थी। इसी तरह से कर्मचारी के वेतन पर आयकर नियोक्ता चुका दे। इनकम पे टैक्स चुकाने की लाइबिलिटी किसकी है? इनकम पे टैक्स चुकाने की लाइबिलिटी कर्मचारी की है। और पेमेंट अगर कर दे उसके तरफ से एम्प्लॉयर तो वो भी सुविधा का मूल्य माना जाएगा, आय में जोड़ लिया जाएगा। कर्मचारी पे कोई मुकदमेबाजी हो जाए उसको बचाने वकील रखने वगैरह के खर्चे किसको करने चाहिए? एम्प्लॉय को करने चाहिए। और उसका पेमेंट अगर एम्प्लॉयर कर दे तो भी टैक्सेबल। ध्यान देने की बात यह है कि लाइबिलिटी किसकी है? एम्प्लॉय की है। बिल किसके नाम से आ रहा है? एम्प्लॉय के नाम से आ रहा है। पेमेंट कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है। तो अगर बिल एम्प्लॉय के नाम से और पेमेंट एम्प्लॉयर कर रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, किसी भी तरह कोई कर्मचारी। और देखते हैं करदाता अथवा उसके परिवार हेतु जीवन बीमा प्रीमियम का नियोक्ता द्वारा भुगतान। अगर LIC हम कराएं तो पेमेंट करने की जिम्मेदारी हमारी है अपने चेता परिवार के। अगर इसको रिम्बर्स एम्प्लॉयर कर देता है तो वो क्या होगा? टैक्सेबल होगा। निःशुल्क या रियायती दरों पर अंशों का हस्तांतरण या स्वीट इक्विटी मीठे शेयर, आप कंपनी लॉ में इसके बारे में पढ़ेंगे। सस्ते दर पे शेयर्स ट्रांसफर करना या मालिकाना हक देना कर्मचारियों को, इन्हीं को स्वीट इक्विटी कहते हैं। तो अगर मान लीजिए कंपनी का शेयर 100 रुपये पे है और एम्प्लाई को 80 रुपये पे जारी कर दिया जाता है तो 20 रुपया उसको जो फायदा हुआ वो सभी कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल है। और देखते हैं करदाता हेतु नियोक्ता द्वारा सुपर एनुएशन फंड में 1 लाख से अधिक का सब्सक्रिप्शन, 1 लाख तक का सब्सक्रिप्शन है तो टैक्स फ्री होगा, लेकिन 1 लाख से अधिक का अगर सब्सक्रिप्शन आप करते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए तो वो टैक्सेबल होगा। इसी तरह से कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स एम्यूनिटी हैं जिनको अगले स्लाइड में हम देख रहे हैं, वो सब सभी कर्मचारी के लिए। अब ये हैं क्या फ्रिंज बेनिफिट्स और एम्यूनिटी? ये सेक्शन 17(2)(8) में है। ये 8 तरह के हैं, आप ध्यान दीजिए। एक तो है बिना ब्याज या ब्याज की रियायती दर पर ऋण की सुविधा। अगर आप बिना ब्याज के या कंसेशनल रेट पे लोन देते हैं किसी को, जैसे अक्सर बैंक वाले क्या करते हैं, बैंक वाले एम्प्लाई को बैंक जो है सस्ते दर पे लोन दे देता मकान बनवाने कार खरीदने के लिए, तो ये सब सुविधा ही है। दूसरे किसी से लेते तो आपको 10% ब्याज भरना पड़ता। 10 लाख रुपया लोन लिए, 10% ब्याज, 1 लाख सालाना का लाभ हो रहा है आपको। अगर 0% इंटरेस्ट पे आपने लोन ले लिया अपने संस्था से तो इसके लिए इवेलुएट करेंगे कि स्टेट बैंक उस समय क्या ब्याज ले रहा है और आप कितना ब्याज दर पे लोन पाए हैं, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो माना जाएगा कि आप लाभ ले रहे हैं। तो ये बिना ब्याज या इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल इंटरेस्ट फ्री लोन अगर आप प्राप्त कर रहे हैं तो उस कंसेशन का इवेल्युएशन करेंगे और आपके आय में जोड़ देंगे। छुट्टी मनाने जाने की सुविधा, आप LTC या छुट्टी मनाने जाने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है एम्प्लायर, तो वो भी आपके आय में उसका इवेल्युएशन करेंगे कितना लाभ आप लिए हैं और जोड़ेंगे। आगे चल के इसके बारीक पॉइंट को बाद में देखेंगे। निःशुल्क भोजन, सभी कर्मचारियों की दशा में अगर
निःशुल्क भोजन प्रोवाइड कराया जा रहा है। देखिए, नाश्ते की सुविधा तो टैक्स फ्री है, लेकिन भोजन की सुविधा टैक्सेबल है, सभी कर्मचारियों की दशा में टैक्सेबल है। गिफ्ट सभी कर्मचारियों की दशा में टैक्सेबल है 5,000 तक। अब भोजन के मामले में भी समझ लीजिए, निःशुल्क भोजन 50 रुपया पर थाली तक। अगर कार्यालय के बाहर, मतलब कार्य फैक्ट्री का जो टाइम है उस टाइम के बियॉन्ड अगर भोजन की सुविधा दी जा रही है, कार्यालय समय में तो जो कुछ दिया रहा है सब टैक्स फ्री होगा। लेकिन उसके बाद अगर कुछ भोजन वगैरह की सुविधा दी जा रही है तो वो 50 रुपया पर थाली तक टैक्स फ्री होगा। गिफ्ट की जहाँ तक बात है, दीपावली वगैरह, ईद, बकरीद, तमाम फेस्टिवल पे एम्प्लॉयर जो है गिफ्ट देता है अपने एम्प्लॉई को, तो अगर वो वस्तुओं के रूप में देता है तो 5,000 तक की इवेल्युएशन की वस्तुएं टैक्स फ्री होंगी। इससे अधिक अगर वो गिफ्ट देता है वस्तुओं के रूप में तो टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर वो कैश के रूप में देता है तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सबका सब जोड़ लेंगे। अर्थात गिफ्ट नगद देता है तो पूरा पूरा टैक्सेबल होगा, वस्तुओं के रूप में देता है तो 5,000 तक टैक्स फ्री होगा। इसी तरह से क्लब के व्यय, क्लब वगैरह अगर आप ज्वाइन किए हैं और अगर ये संस्था के लिए आवश्यक नहीं है, आप जानते हैं कि ऊंचे क्लबों की फीस होती है ऊंची ऊंची, और वहाँ पे बैठने से संस्था को भी फायदा हो सकता है, बड़े बड़े लोग मिलेंगे, बिजनेस डील होंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई मैटर नहीं है, सामान्यतः आप क्लब के मेंबर हैं और उसके बिलों की प्रतिपूर्ति करना आपकी लाइबिलिटी थी, और उन बिलों की प्रतिपूर्ति अगर संस्था ने किया है तो वो सभी कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल है। इसी तरह से चल संपत्ति का उपयोग, चल संपत्ति का ट्रांसफर की बात करें तो ये भी सभी कर्मचारियों की दशा में टैक्सेबल होगा। अब कुछ ऐसे भी चल संपत्ति हैं जो टैक्स फ्री हैं, वो आगे चल के देखेंगे। लेकिन अगर 10 साल से कम की चल संपत्ति है, मतलब जो संपत्ति आप खरीदे हैं उसको अभी 10 साल नहीं बीते हैं, और उनका अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं कंसेशनल रेट पे या फ्री में अगर एम्प्लाई को दे देते हैं, तो माना जाएगा कि आपने वेतन ही दिया है। उसका इवेल्युएशन करेंगे और सैलरी में इसको जोड़ लेंगे। 10 साल से अधिक पुराना अगर चल संपत्ति का ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो टैक्स फ्री मान लिया जाएगा। अन्य कोई लाभ है, अनुलाभ, और भी लंबी चौड़ी लिस्ट हो सकती है कि अगर वो आप अपने एम्प्लाई को देते हैं जिसका कहीं और वर्णन नहीं है, तो वो सब आपके लिए लाभ माना जाएगा और सभी कर्मचारियों को उनके आय में टैक्स चार्ज करने के लिए जोड़ लिया जाएगा। तो ये तो हुआ पहला ग्रुप की सभी कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल होता है। दूसरे ग्रुप की बात करें जो विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही टैक्सेबल है, और उनकी लिस्ट 5 है। इसमें कार की सुविधा है, फर्राश, माली, चौकीदार या निजी सहायक की सुविधा है, गैस, बिजली, पानी की सुविधा है, शिक्षा सुविधा है, यातायात सुविधा है। ये 5 की लिस्ट है। अगर आप विशिष्ट कर्मचारी हैं और आपको कंपनी ने कार प्रोवाइड कराया है आने जाने के लिए, तो कार का इवेल्युएशन करेंगे और इवेल्युएट करके आपके आय में शामिल कर लेंगे। अब कार के इवेल्युएशन का एक लंबा चौड़ा लिस्ट है जो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो कार की सुविधा विशिष्ट कर्मचारी तो टैक्सेबल होगा। माली, चौकीदार या निजी सहायक की सुविधा अगर प्रोवाइड कराई गई है तो वो भी विशिष्ट कर्मचारियों की दशा में टैक्सेबल होगा। अब माली और चौकीदार का कितना इवोल्यूशन मानेंगे वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। गैस, बिजली, पानी की सुविधा, अगर आप विशिष्ट कर्मचारी हैं और नियोक्ता गैस, बिजली, पानी की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराता है तो वो टैक्सेबल होगा। ध्यान देना है, अगर गैस, बिजली, पानी आपके नाम में आता है और रिम्बर्समेंट नियोक्ता करता है तो सभी कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर गैस, बिजली, पानी का बिल नियोक्ता के नाम से आता है और आप उसका लाभ उठा रहे हैं तो सिर्फ विशिष्ट कर्मचारियों की दशा में इसका इवेल्युएशन करके टैक्स चार्ज करेंगे। अविशिष्ट कर्मचारियों या गैर विशिष्ट कर्मचारियों की दशा में वो टैक्स फ्री होता है। शिक्षा सुविधा की बात करें, अगर आप विशिष्ट कर्मचारी हैं और शिक्षा सुविधा का लाभ ले रहे हैं, आप ले रहे हैं, आपके बच्चे ले रहे हैं, तो इसका इवेल्युएट करेंगे और आपके आय में शामिल करेंगे। गैर विशिष्ट कर्मचारियों की दशा में टैक्सेबल नहीं होता है। यातायात की सुविधा, यातायात की सुविधा जो परिवहन
सेवा में शामिल कंपनियां हैं या संस्थान हैं जो यातायात का काम करती हैं, वो अपने कर्मचारियों और उनके परिवार को फ्री में आने जाने या सामान ढोने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं। तो अगर आप विशिष्ट कर्मचारी हैं, अपनी ही कंपनी के यातायात सुविधा का लाभ लेते हैं, पास वगैरह आपको मिल जाता है, कंपनी यातायात के बिजनेस में लगी हुई है, तो विशिष्ट कर्मचारी की दशा में उसका इवेल्युएशन करेंगे और उसको आय में शामिल करेंगे। अब आइए टैक्स फ्री परक्विजिट्स की बात करें। कर मुक्त अनुलाभ सभी कर्मचारियों के दशा में टैक्स फ्री होते हैं। ये कौन कौन से हैं? तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट आपके सामने खुल गई, जिसमें मेडिकल अलाउंसेज है। थोड़ा सा इस पर हम बात कर लेते हैं, मेडिकल अलाउंसेज पे। मेडिकल अलाउंसेज मेडिकल परक्विजिट्स, चिकित्सा सुविधा। आप मेडिकल अलाउंसेज पे को भी देखे थे अलाउंसेज वाले चैप्टर में, वो टैक्सेबल हो गया था। लेकिन अगर चिकित्सा सुविधा मिली हुई है आपको, तो संस्थान आपको दो तरह से चिकित्सा सुविधा प्रोवाइड करा सकता है। एक तो खुद संस्था का ही हॉस्पिटल हो, वहाँ सभी कर्मचारियों के लिए खुद के संस्था में अगर कोई कर्मचारी या उसके परिवार के लोग इलाज कराए हैं, तो सभी कर्मचारियों के लिए इस सुविधा का मूल्य 0 माना जाता है। कोई भी सुविधा का मूल्य नहीं माना जाता है, टैक्स फ्री कर दिया जाता है। लेकिन अगर यह चिकित्सा सुविधा खुद के संस्थान की नहीं है, बल्कि यह किसी अन्य संस्थानों में एम्प्लॉयर ने आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराया है, जैसे वो सरकारी संस्थान हो या प्राइवेट संस्थान हो, खुद कंपनी का वो हॉस्पिटल नहीं है, तब इसके लिए दो रूल होता है। अगर वो सरकारी संस्थान है तो सुविधा का मूल्य 0 अर्थात टैक्स फ्री। लेकिन अगर वो प्राइवेट संस्थान है तो सुविधा का मूल्य 15,000 रुपये माना जाएगा। 15,000 से अधिक का अगर लाभ प्राइवेट हॉस्पिटल में आप इलाज कराए हैं, 30,000 का 40,000 का कराए हैं, तो 25,000 टैक्सेबल हो जाएगा, 15,000 टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। लेकिन अगर संस्थान जो है विदेश में भी चिकित्सा कराने की सुविधा प्रोवाइड करा रही है आपको, विशिष्ट बीमारियों के मामले में आप विदेश जाते हैं इलाज कराने, तो उसके लिए भी कुछ कर मुक्ति की व्यवस्था की गई है कि 2 लाख रुपए की लिमिट तक, शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ, 2 लाख रुपए तक की लिमिट तक अगर आप विदेश में जाके कंपनी की ओर से इलाज कराते हैं तो छूट योग्य है। 2 लाख से अधिक के जो खर्चे आए वो आपके आय में जोड़ लिए जाएंगे। तो ये तो हुआ मेडिकल फैसिलिटीज। इसके अलावा व्यापारिक स्थल या कार्यालय में नाश्ते की मुफ्त सुविधा। आप ध्यान दीजिएगा, भोजन की सुविधा 50 रुपये पर थाली तक ही टैक्स फ्री था, बाकी टैक्सेबल था। नाश्ते की सुविधा कार्यालय में अगर मिल रही है तो नाश्ता टैक्स फ्री है। कार्यालय स्तर पर रहने की सुविधा, ये भी टैक्स फ्री है, माना जाएगा कि ये काम के लिए ही है। टेलीफोन की सुविधा, माना जाएगा कम्युनिकेशन से संस्था का हित है, फायदा होता है, तो टेलीफोन आपके घर लगवा दिया है कंपनी ने और उसका बिल वगैरह सब वो बियर कर रहा है, तो फैसिलिटी संस्था के हित में मानी जाएगी और किसी भी कर्मचारी की दशा में उस पर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। सामूहिक बीमा योजना में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, कर्मचारी को या उसके बच्चों को छात्रवृत्ति देना, ये भी टैक्स फ्री है सभी कर्मचारियों की दशा में। यातायात की सुविधा, आवास से ऑफिस आने, ऑफिस से आवास जाने आने के लिए अगर कोई बस वगैरह चलाई जा रही है तो उस सुविधा का मूल्य भी माना जाएगा कि संस्था के हित में है और वो सभी कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल होगा, टैक्स फ्री होगा सॉरी। और रिफ्रेशर कोर्स, इससे माना जाता है कि एम्प्लाई का रिफ्रेशमेंट होता है और उसकी स्किल डेवलपमेंट होती है। जैसे मैं भी अभी पिछले साल फरवरी में रिफ्रेशर कोर्स करने आया था, तो ऐसा माना जाता है कि रिफ्रेशर कोर्स करने से संस्था का ही हित आगे बढ़ता है, कंपनी के कर्मचारियों में स्किल डेवलप होता है, इससे संस्था को लाभ होता है। तो रिफ्रेशर कोर्स के बदले कुछ खर्चे अगर उसका संस्थान कर रहा है तो वो सबका सब टैक्स फ्री है। इसी तरह से कर्मचारी के बदले एम्प्लॉयर द्वारा चुकाया गया कोई परक्विजिट्स पर आयकर, जो ये फैसिलिटी आप ले रहे हैं, सुविधा ले रहे हैं, कई बार गवर्नमेंट इन सुविधाओं पर भी टैक्स लगा देती है और उन सुविधाओं पे चुकाया गया फ्रिंज बेनिफिट टैक्स उसको बोलते हैं, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। तो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स आप सुविधा ले रहे हैं और कौन देता है? एम्प्लॉयर देता है आपकी ओर से। तो वो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स को छोड़ दिया जाता है सभी कर्मचारी की दशा में। लाइबिलिटी आपकी है, पेड कौन किया है? एम्प्लॉयर ने किया है। जबकि रूल क्या है कि लाइबिलिटी जिसकी रहेगी वही पेड करेगा, अन्य कोई पेड कर रहा है तो आपकी सुविधा का मूल्य
माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे फ्रिंज बेनिफिट्स टैक्स जो चुकाए जा रहे हैं, सुविधा पे कोई टैक्स लगा है, उसको अगर आपका एम्प्लॉयर चुका दे रहा है तो वो सभी कर्मचारियों के लिए टैक्स फ्री होगा। विदेश में नौकरी पर गए हुए सरकारी कर्मचारियों को कोई परक्विजिट्स मिल रहा है तो सब के सब टैक्स फ्री होते हैं। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मुफ्त मकान वगैरह, यातायात की सुविधा वगैरह, सवारी सुविधा, कार वगैरह जो भी मिला है सबका सब टैक्स फ्री होता है। और आगे देखते हैं इनकी, इसी लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। मंत्रियों वगैरह को भी जो मकान आवास वगैरह बड़े बड़े मिल जाते हैं उसका कोई भी वैल्यूएशन हम नहीं करते हैं, सबका सब टैक्स फ्री कर देते हैं। 12वां नंबर पॉइंट है कि बिना ब्याज या ब्याज के रियायती दर पर अगर किसी को लोन दिया जाए और वो 20,000 तक का ही लोन हो तो वो टैक्स फ्री होगा। 20,000 से अधिक लोन हो तब वो टैक्सेबल हो जाएगा, पहले भी आपने देखा है। मतलब 20,000 की लिमिट तक अगर कंसेशनल रेट पे या इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करा रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को तो वो सभी कर्मचारियों के लिए टैक्स फ्री है। 10 वर्ष से अधिक पुरानी चल संपत्ति, पहले भी मैंने डिस्कस किया कि अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, अस्थाई संपत्ति ना हो, जैसे कार हुआ और कोई और इंस्ट्रूमेंट हुआ, एसी फ्रिज हुआ, फर्नीचर हुआ, तो ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी हैं। तो 10 वर्ष से अधिक पुरानी अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी एम्प्लॉयर आपको कंसेशनल रेट पे या फ्री में आपको दे देता है तो उसका कोई वैल्यूएशन हम नहीं करेंगे, टैक्स फ्री कर देंगे। लेकिन 10 वर्ष से कम का होगा तब उससे टैक्स चार्ज होगा। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं शामिल नहीं हैं, कार और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं इसमें शामिल नहीं है। कार और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को छोड़ के बाकी बर्तन है और कोई इस तरह का मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको आप ट्रांसफर करते हैं तो सब टैक्स फ्री होगा। कार्यालय कार्य के लिए आवश्यक पत्रिकाएं एवं जर्नल, आप जर्नल वगैरह मंगाते हैं तो माना जाएगा कि इससे कर्मचारी में स्किल डेवलपमेंट होता है और संस्था के हित में, इसलिए सबके लिए टैक्स फ्री है। और LTC अवकाश यात्रा रियायत, आपको 4 साल में 2 बार देश भ्रमण पे जाने की अनुमति होती है इनकम टैक्स के एक्ट के अनुसार। इससे ज़्यादा कोई संस्था आपको देशाटन या पर्यटन कराती है तो वो उसका कैलकुलेशन करेंगे और टैक्स लगाएंगे। लेकिन 4 साल में 2 बार ही अगर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है तो उस सुविधा का मूल्य भी आपको देश में घूमने, रहने, खाने पीने की सारी फैसिलिटी जो साल में सिर्फ 2 बार 4 साल के ब्लॉक में 2 बार ही प्रोवाइड करा रही हो, सभी कर्मचारियों के लिए टैक्स फ्री होता है। तो आज मैंने आपको परक्विजिट्स या अनुलाभ के बारे में बताया कि ये विशिष्ट कर्मचारी और गैर विशिष्ट कर्मचारी के मामले में अलग अलग तरीके से डील किए जाते हैं। विशिष्ट कर्मचारी वो होते हैं जिनका वेतन 50,000 से अधिक हो, जो डायरेक्टर हो या जो सस्टेनियल इंटरेस्ट या सार्वजनिक हित रखते हैं संस्था में, विशिष्ट कर्मचारी हैं। बाकी के सब गैर विशिष्ट कर्मचारी हैं। तो एक तो कैटेगराइजेशन ये हुई। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि सभी तरह के परक्विजिट्स को 3 ग्रुपों में बांट दिया। एक तो जो सबके लिए टैक्सेबल होना था, दूसरा जो सिर्फ विशिष्ट कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल होना था, और तीसरा जो सबके लिए टैक्स फ्री था। ध्यान दीजिएगा, ये फैसिलिटी है, सुविधा है, नॉन मॉनेटरी पेमेंट्स है। सुविधा क्या है, जो मुद्रा में भुगतान नहीं की जाती है, जो वस्तुओं के रूप में दी जाती है उसको सुविधा कहते हैं। तो इन वस्तुओं के रूप में एम्प्लॉयर से जो भी फैसिलिटी एम्प्लॉई को प्राप्त हो रही है उसका हम इन्हीं 3 कैटेगरी में रख के इनकम टैक्स के प्रावधानों के अनुसार इवेल्युएशन करेंगे और जितना मूल्य निकल के आएगा वो मानेंगे कि वो अप्रत्यक्ष रूप से सैलरी ही पा रहा है और आय में जोड़ लेंगे, और इस तरह से जो टोटल निकल के आएगा वो हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी हेड होगा। तो आज आपने सुविधाओं के बारे में देखा। सुविधाओं के बारे में अगली जो PPT आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ वो रेंट फ्री एकोमोडेशन और कार के सुविधा का वैल्यूएशन के तरीकों के बारे में होगा। डिटेल डिस्कशन उस पर किया जाएगा। आज बस इतना ही। ध्यान से वीडियो देखने और सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।